नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत अत्री को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि भारत के 5 जहाज पाकिस्तान ने गिरा। वायरल चारों तरफ हो गया, लेकिन भाजपा, वो भाजपाई, वो पात्रा, वो मालवीय जो 24x7 कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर चालू रहते हैं, उनकी जुबान नहीं खुली सुब्रमण्यम स्वामी पर। क्योंकि वहां जुबान खोलने का मतलब है कि उल्टा बयाना लेना। वो घर तक पहुंचा के आता है आज। तो वहां जुबान नहीं खुली। राहुल ने सवाल उठाए, किसी ने जवाब नहीं दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाई सरकार बताए कितने हमारे राफेल गिराए, कोई जवाब नहीं आया, पाकिस्तानी बता दिया। लेकिन अब जवाब आया है। अब जरा मैं 2-3 लोगों से अपील करता हूं कि वो पात्रा, भाटिया, मालविया, वो एक तो टीवी से भी गया है, माइक लेके उछल-कूद करते-करते भाजपा में उछल-कूद करने लगा। ये सब अगर सामने आ करके हमारे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं को सम्मिलित करके ये सर्वोच्च पद है, मैं राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा, वो तो सर्वोच्च कमांडर, उनको आप हटा। लेकिन अफसरों में ये सर्वोच्च पद है, ये तीनों सेनाओं का चीफ होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं चौहान साहब। सिंगापुर में चौहान साहब ने आज 2 विषय है एक साथ, 2 विषयों पर बोला। एक तो विमान गिरे कि नहीं गिरे, गिरे तो क्यों गिरे, इस पर, और दूसरा सीज फायर। हमारे सीडीएस ने कहा कि विमान तो गिरे। आज ये सरकार की तरफ से सबसे आधिकारिक कबूलनामा मैं मानता हूं। इसमें बहुत शर्म की बात नहीं है। युद्ध होते हैं तो दोनों पक्ष को नुकसान होते हैं। ज्यादा किसको, कम किसको, यही आकलन होता है। जिसको ज्यादा नुकसान होता है वो हारता है, जिसका नुकसान कम होता है वो विजेता होता है। फिर क्यों आज तक इसको ढक छिपा रहे थे? गिरे विमान, ये बड़ी बात। क्यों आप इतने दिन तक छिपाए? क्या आप ये जश्न नहीं मना पाते? खलल इसमें पड़ जाता, इसलिए पहला सवाल। दूसरा, सीज फायर पर क्या जयशंकर ने देश से झूठ बोला? मोदी ने तो बोला ही नहीं, तो मोदी को तो कुछ कह ही नहीं सकते। मोदी जी इस बचने का सबसे अच्छा रास्ता निकाले, मैंने तो बोला ही नहीं था। तो मोदी ने बोला नहीं, जयशंकर ने बोला, विदेश मंत्रालय ने बोला। क्या जयशंकर ने देश से झूठ बोला है? अगर देश से झूठ बोला है तो अक्षम्य है। क्योंकि विदेश मंत्रालय का और जयशंकर का बयान जो था सीज फायर को लेकर के, उससे उलट बयान है हमारे सीडीएस का चौहान साहब। इस विषय पर चर्चा आज हम करेंगे हेमंत अत्री जी से। और ये विषय और भी हेमंत भाई के साथ मतलब और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि हेमंत अत्री 20 साल डिफेंस को कवर करने का अनुभव रखते हैं। किसी भी बीट में, पत्रकारिता में एक बीट होता है जो हम लोग कहते हैं, आम आदमी हो सकता है, आजकल तो आम आदमी भी समझता है कि कांग्रेस बीट का है, कांग्रेस कवर करते हैं, भाजपा कवर करते हैं, ये एजुकेशन कवर करते हैं, ये हेल्थ कवर करते हैं, ये डिफेंस कवर करते हैं। डिफेंस 20 साल कवर किया है हेमंत अत्री जी। तो 20 साल डिफेंस कवर करने पर डिफेंस की वो चीजें जो बताई नहीं जानी चाहिए, वो चीजें जो बताई जानी चाहिए, वो चीजें जो सामने आ जाएँ तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर डालनी चाहिए या किसकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये सारा वो बहुत माइन्यूटली बता सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं, कुछ तथ्य पहले रखते हैं, हम फिर कहेंगे कि बड़ा संवेदनशील मसला है ये जो हम आपको आज दिखा रहे हैं, और तब ये बात लेके आ रहे हैं जब हमारे देश के सीडीएस ने कहा। तो पहले आपको खबर दिखा दें, क्योंकि बिना खबर के हवा-हवाई हम लोग कहीं ज़मीन में कोई न्यूज़ की इमारत नहीं बनाते। खबर देखिए, चरम पर था ऑपरेशन सिंदूर, फिर अचानक क्यों हुई सीज फायर की घोषणा? सीडीएस अनिल चौहान ने बता दी वजह। ये सीज फायर वाला पोर्शन है, 2 पोर्शन है आज। इसमें आगे मैं खबर के भीतर की खबर बता देता हूँ, क्योंकि हेडलाइन से बहुत लोग कहेंगे अंदर कुछ और था, वजह तो बताई नहीं आपने। ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के चरम पर होने के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम
में अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी गई। इस फैसले से तमाम लोग आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में यह सवाल उठा कि यह फैसला इतनी जल्दी क्यों लिया गया? इस फैसले के करीब 20 दिन बाद अब पूरे मामले से पर्दा उठ गया है। शनिवार को सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी रणनीति के तहत यह कदम उठाया। फिर अब इसको अंडरलाइन कीजिएगा। भारत ने अपनी रणनीति के तहत यह कदम उठाया। भारत ने 3 दिन में अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए थे, इसलिए सैन्य कार्रवाई रोकना सही रणनीति थी। अब यही सवाल है, क्या जयशंकर ने झूठ बोला? जयशंकर कह रहे हैं डीजीएम खून क्या गिड़गिड़ा रहा था, रेंग रहा था, सड़क रहा था, टड़क रहा था। ये कह रहे हैं हमारी कार्रवाई पूरी हो गई थी, हमारी रणनीतिक रूप से हमें रोकना था। ट्रम्प कह रहे हैं हमने वो किया। भाई साहब, ये हमारा देश है, संप्रभु देश है। हेमंत भाई, सेकंड पार्ट में मैं 10 कुछ कह दूं, मैं 5 मिनट बाद आऊंगा, क्योंकि ये सीज फायर वाला मसला तो और विवादित है। फिर अभी हम आएंगे कि कितने हमारे फाइटर गिरे हैं और हम आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जुबानी सुनवाएंगे। हम नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उनकी जुबानी सुनवाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले सीज फायर समझ लीजिए। हेमंत भाई, सीज फायर ये क्या है भाई? ये तो बड़ा रहस्यमय हो गया है। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं था, कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसको ना समझा जा सके। केवल जो मोदी सरकार की पिछले 11 साल से एक नीति है कि किसी भी सामान्य सी सरल सी चीज को रहस्य बना करके उसको एक खास आवरण में प्रस्तुत करने की जो इनकी तासीर रही है शुरू से लेकर आज तक, वही इनको फिर कटघरे में ला करके खड़ा कर देती। इसकी कोई भी कतई जरूरत नहीं। हमारी जानकारी के मुताबिक उस दिन भी चर्चा हुई थी 10 तारीख को, मैं और आप तो लाइव ही थे बाबू के साथ। बिल्कुल बड़ी स्पष्ट सी बात थी कि दोपहर को 12:30 बजे के आसपास पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फोन किया था भारत को। भारत के डीजीएमओ फोन नहीं उठा पाए थे। उसके बाद उनकी 3:30 बजे बातचीत हुई और उसके बाद सारी चीजों पे तय हो गया। और 5 बजे के आसपास 5:33 पे ट्रंप ने कर दिया, 5:40 पे रूबियो ने कर दिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने कर दिया, फिर भारत ने कर दिया 6 बजे, फॉरेन सेक्रेटरी ने फॉर्मल अनाउंस कर। ये जो अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात थी। देखिए, कोई भी चीज आइसोलेशन में ही नहीं आशीष भाई। हमने ये सारी चीजें कवर की है, डिप्लोमेसी कवर की है, डिफेंस कवर किया है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ देशवासियों के सामने बात लगी चाहिए। सरकार की अपनी चीजें हो सकती हैं, फौज एक प्रोफेशनल फोर्स है हमारी, उसके किसी भी कंफ्लिक्ट के अंदर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव इस केस में क्या था कि पाकिस्तान के प्रशिक्षित आतंकियों ने पहलगाम में नरसंहार किया और हमें एक मैसेज देना था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। उनके जो 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविर, लॉन्चिंग पैड और हेडक्वार्टर, टेरर हेडक्वार्टर, ये तीनों का मिक्स 9 पर्टिकुलर साइट्स को हमें 21 साइट दी गई थी इंटेलिजेंस से। 9 को फोकस करके बेस्ड ऑन एवरीथिंग, स्टेट हो क्या, सैटेलाइट पिक्चर्स, एवरीथिंग, कहाँ कितने लोग हैं, क्या है, उस हिसाब से वो प्लान किया गया। 9 के 9 जगह पर बिल्कुल जो कहते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया, कहीं कोई समस्या नहीं। पाकिस्तान को रिटेलिएट करना ही था, उन्होंने अपनी तरफ से रिटेलिएशन की कोशिश की और उसके बाद की सारे घटनाक्रम देश के सामने। मोदी सरकार का मैंने बता दिया उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनकी प्रॉब्लम में मैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेना ने जो कहा, सेना जो मैसेज देने चली थी, सेना ने वो मैसेज क्लियर कर दिया था कि नो टेरर स्ट्राइक बहुत शानदार तरीके से किए। और पाकिस्तान ने जब गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फिर हमने 10 तारीख को 2 राउंड में उनको अच्छे से, उनके जो एयरबेसिस थे उनसे काफी बड़ा नुकसान किया, बहुत डीप तक। इवन रावलपिंडी का जो एयरबेस है बुलारी के अंदर तक में, आपको जानकर हैरानी होगी, आज आपको पहली बार ये खबर बता रहा हूँ, कहीं चर्चा में नहीं है पूरी दुनिया में। बुलारी के अंदर जब हमने हिट किया अपने मिसाइल के द्वारा, तो सबसे पहले वहां पर बुलारी में पाकिस्तान का अवाक्स खड़ा था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो नष्ट हो गया। नंबर 1, एयरफील्ड जो था वो तहस नहस कर दिया। वहां जो हैंगर और रनवे थे वो डैमेज हो गए। और उसके बाद देखिए, उनके हैंगर के अंदर जो अंडरग्राउंड वो था, उसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट खड़े थे 2, नाम बताना ठीक नहीं है, चाइनीज थे दोनों। वो रिपेयर के लिए, सर्विसिंग के लिए आए रहते, हैंगर में खड़े रहते, रिपेयर चल रही होती है। एक उनमें से भी उड़ गया। क्या पाकिस्तान ने बताया किसी को? हमारी सेना ने भी नहीं बताया, क्योंकि कंफर्म सूचना नहीं थी। तो इस तरह का डैमेज दोनों तरफ से ही होता है। भारत सरकार के लिए अच्छा क्या होता, इसमें कोई बहुत महान बात नहीं है। मैं और आप लड़ रहे, नुकसान आपका भी होगा, नुकसान मेरा भी होगा, लेकिन हर चीज पे रहस्य का वो करना, 56 इंची दिखाना और गोली के बदले गोला होना, ये कोई मेच्योर लीडर्स की पहचान नहीं होती, माफ कीजिए।
तो गली फौजी में होता है। हाँ, फौजी अफसरों ने, चाहे वो 11 तारीख को जो वो अपने एयर मार्शल थे, उन्होंने, चूंकि वो जूनियर है रिलेटिवली, तो उन्होंने वो पूरी बात नहीं, तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि दोनों का नुकसान होता है, कोई खास बात नहीं। आज जब एयर मार्शल सॉरी अपने सीडीएस ने जब बात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जहाज गिरे या नहीं गिरे, क्यों गिरे इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई मानने तो सही इसको। या तो कोई मानने को तैयार, या कोई पूछ ले सवाल, तो बेसिकली उसको देशद्रोही, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या, ये नहीं है। हेमंत भाई आपको रोकूंगा इसलिए क्योंकि हम सीज फायर के साथ साथ हम फाइटर जेट पे भी चर्चा कर रहे हैं, तो हम सीडीएस को ही सुनवा देते हैं पहले। सीडीएस को सुनने के बाद दर्शकों को मिलेगा कि सीडीएस ने बोला है, भाई इस देश के सीडीएस ने बोला है, तो हमारी बात भी वो थोड़ा गंभीरता से सुनेंगे। या सुनाइए भाई, सीडीएस को सुनाइए। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. देखिए बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। देखिए फौजी को आप कितना भी मान लीजिए, कितना भी कहें, जो फौज का ऑफिसर है ना, उसको कितना भी कहें तो राजनीतिक भाषा सीख ले, नहीं सीख पाता। उसका बड़ा सपाट रहता है हिसाब किताब। उन्होंने कहा 6 का आंकड़ा जो था पाकिस्तान में, मुनीर ने जो कहा कि 6 हमने मार दिए, उन्होंने कहा नहीं 6 का आंकड़ा इनकरेक्ट, लेकिन कितने गिरे, कितने गिराए, ये आंकड़ा नहीं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि क्यों गिराए, वो क्यों गिरे विमान, कहां पर चूक हुई। हमसे चूक हुई थी, हमने 2 दिन बाद उसको रेक्टिफाई किया, और फिर ये बड़ा क्लियर कट है। अब हेमंत भाई, अब दोनों सीज फायर और ये फाइटर जेट्स गिरे, गिराए, जो भी हुआ, ये तो स्पष्ट हो गया। सीडीएस ने बोला कि गिरे। अब वो गिनती का अनुमान मुझे तो नहीं लगता कि हमें आपको करना चाहिए। वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, गिनती का अनुमान ही छोड़ दीजिए। स्वामी ने तो चर्चा करी थी, सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन ये जो कबूलनामा है, ये एक्सेप्टेंस क्या इस सरकार के इकबाल पर नहीं सवाल खड़ा कर रही है? इस सरकार क्यों चादर कंबल डाल रही है सच पर? सीडीएस ने बोल दिया, अब क्या मुंह दिखाएंगे भाई? आशीष जी, देखिए सरकार की समस्या मैंने आपको पहले स्लॉट में भी कही कि सरकार की चर्चा है फाल्स ब्रेवडो। हर चीज के अंदर जबरदस्ती अपनी दबंगई दिखाना, अपना बड़बोलापन दिखाना, ये कोई मेच्योरिटी की चीज नहीं होती। 2 देशों के बीच में, जैसा मैंने कहा, तो दिन में जो शाम को 3:35 में बात हुई, उसके बाद सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। लड़ाई को लंबी खींचने का कोई मतलब भी नहीं था उस तरीके से। लेकिन हकीकत ये भी है कि अमेरिका ने इसमें जरूरत से ज्यादा रोल किया। इसको कोई मना करता रहे, लेकिन हकीकत है, ये हकीकत है। और आप कहो तो मैं क्रोनोलॉजी बता दूं बहुत ब्रीफ में। रात को 9:30 बजे जेडी वेंस ने फोन किया प्रधानमंत्री को, और उनकी जो भी बातचीत हुई, उसके बाद 31 सेकंड की वीडियो उसी फाल्स ब्रावडो 56 इंच वाली आपने देखी बीजेपी के हैंडल पर, कि इसमें 16 सेकंड तक मनमोहन सिंह के राज में क्या होता था, 15 साल में मोदी ही मैन और मोदी 56 इंची और मैन ऑन मिशन और सबको नरक भेज आतंकियों को, उस तरह का वीडियो रात को ही। जबकि सीज फायर हुआ है कितने बजे? अगले दिन शाम को 5 बजे। तो तय तो तभी हो गया था। घोषणा की एक बात है, उसको कोई कुछ कहता रहे, हमें कोई देशद्रोही कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो देश की सच्चाई है वो देश को बता दीजिए। अमेरिका ने बहुत इफेक्टिव इंटरवेंशन किया, और टू दैट एक्सटेंट बाजू भी मरोड़ी, दोनों तरफ की मरोड़ी, इसमें भी कोई शक नहीं। और जो ट्रंप कह रहे हैं वो पूरी सच नहीं हो, क्योंकि ट्रंप मोदी से भी बड़े वाले, वो अपने से भी बड़े मतलब दावे करने के, तो उनमें कौन शेर का भाई वगैरह, वो खुद 9 फुट, वो खुद 13, इन दोनों के बीच में वो कंपटीशन रहता है बेसिकली। तो उसमें हमें नहीं जाना। रात को अगर बातचीत जेडी वेंस के बीच में बातचीत के बावजूद भी, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनका जो अमेरिका के,
और भारत के विदेश मंत्री, उनके बीच में भी लगातार बातचीत हुई। और उसके बाद जब रात को उन्होंने ज्यादा बदतमीजी की तो हमारी जो एयरफोर्स ने 300 किलोमीटर तक ब्रह्मोस के जरिए जो अटैक किए तमाम जगह पर। उसके बाद पाकिस्तान वास्तव में थर्रा गया, रावलपिंडी, बुलारी और ये सब एरियाज के अंदर, क्योंकि वो डीप स्ट्राइक था, 300 किलोमीटर के अंदर था और उनकी एडी कुछ नहीं कर पाई एयर डिफेंस। ये सच बात है। तो उसके बाद जो ये सारा कुछ हुआ तो ये घोषणा होगी सीज फायर की, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ट्रंप जो कह रहे हैं वो सारा झूठ भी नहीं है, ट्रंप जो कह रहे हैं सारा सच भी नहीं है। भारत सरकार को एक मैच्योर डेमोक्रेटिक स्टेट की तरह चीजों के जवाब देने चाहिए थे, बड़बोलेपन की बजाय। जो आज भी आप कह रहे हैं ना, गोली के बदले गोला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, होक देंगे, फला कर देंगे, दिस इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारा इतिहास कभी इस तरह का रहा है। अब आपने एयरक्राफ्ट गिरने की बात की तो सीडीएस साहब ने जो कहा है, जनरल अनिल चौहान ने, उसको कोट अनकोट ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या कहा, वाज एनी एयरक्राफ्ट डाउन्ड बाय पाकिस्तान? ही सेड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ दे वर। उसने वन पूछा, इन्होंने कहा देवर। हाउ मेनी? नो, हाउ दे वर डाउन्ड, दैट मीन्स मोर देन वन। बिटवीन द लाइन समझिए, मोर देन वन। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्लेम्स 6, उसने कहा नो, एब्सोल्युटली करेक्ट, इनकरेक्ट। तो अब आइए बीच में मुद्दे की बात पर, जहाज क्यों गिरे, किसके गिरे? कहो तो मैं बता दूं, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा वो सच के काफी करीब है, और अगर सही मायने में कहे तो वो सच है। एक राफेल गिरा, और वो जो गिरा है उसको जो लगी है मिसाइल, वो एयर टू एयर मिसाइल लगी है, और बाकी जो 4 एयरक्राफ्ट गिरे हैं वो सैम बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। और जो उन्होंने टेक्निकल एरर की बात की वो भी आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी कभी दूसरे दुश्मन देश की जो सारा एयर डिफेंस और वो सारी चीजें होती है, उसकी अपने पास इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू एग्जैक्ट लोकेशन होती है कि फला पे उनकी उस जगह पर एडी है। उसके हिसाब से हमारे पायलट, हमारी एयरफोर्स ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें किस एरिया में फ्लाई करना है, उनकी मिसाइल को मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा पड़ेगा, हमें बच निकलने का कितना रास्ता मिलेगा, कितना टाइम है, क्योंकि एवरी सेकंड, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एवरी मिनी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। एवरी मिनी सेकंड इज इंपॉर्टेंट इन दिस, क्योंकि स्पीड सारी सुपरसोनिक है आजकल, छोटी स्पीड नहीं। तो वो उनकी एडी कहां कहां लगी हुई है। तो जो बेसिकली क्या हुआ कि जो एयर टू एयर डिफेंस वाला मसला हुआ, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर वो थी कि हमारे पास कोई जानकारी ए थी और वो लोकेशन बी थी, और उसमें वो एयरक्राफ्ट लॉक हो गए, टारगेट हो गए। और ऐसे ही सुखोई भी एक गया है और मिग-29 भी गए हैं। कोई कहे माने ना माने, आ जाएंगी बात। अब आपको मैं तथ्यों पर लेके चलता हूं डिफेंस के मामले में। भारत का कारगिल हुआ, हमारी ही बाउंड्री के अंदर हो रहा था, हमारी एलओसी के अंदर ही हो रहा था सब कुछ। उसके बावजूद उसके अंदर क्या क्या लेसन हमने सीखे, क्या क्या हमारी कमियां रही, क्या क्या रही, उसके लिए युद्ध संघर्ष खत्म होने के 3 दिन के अंदर हमारी कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी। उसका कुछ हिस्सा हमने क्लासिफाइड रखा, बाकी हमने पार्लियामेंट में रखा। ये हमारी परंपरा है, किसी भी डेमोक्रेसी की परंपरा होती है कि कहां पर हमने किस किस युद्ध में, किस किस संघर्ष में हमारी क्या चूक हुई, क्या हमारी अचीवमेंट थी, कैसे हमने उसको अचीव किया, क्या हमारी कमियां थी, उनको हमने कैसे दूर किया, और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब आपको सबसे बड़ी खबर बताता हूं, बालाकोट कब हुआ? बालाकोट में भी कई फॉल्ट लाइन्स थी, क्या उसकी कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी आज तक? उसमें क्या नफा नुकसान हुआ आज तक देश को पता लगा? हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मत भूलिए आशीष भाई, यहां पर छुपाने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी कल एक फॉर्मेशन कमांडर से बात हो रही थी, बहुत सीनियर अफसर से, आपसे भी जब बात हो रही थी, पौना घंटा बात हुई मेरी उस व्यक्ति से। उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा साहब बालाकोट का भी कोई हमारे पास रिव्यू नहीं आया अब तक, तो हमारी फोर्सेस सीखेंगी कहां से कि हमसे क्या हमारा अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। तो ये डिफेंस हिस्ट्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब एक चीज सोचिए कि बालाकोट वाली चीजें अब तक बाहर नहीं आई, तो जो रियल टाइम सिनेरियो तो बाहर का आजकल बहुत रेयर है। 10-20 साल में कोई हुआ तो नहीं भी हुआ। लास्ट तो हमारी घोषित तो 71 में ही हुई थी ना, उसके बाद तो कारगिल तो लिमिटेड डोमेन था। और अगर इसको भी देखेंगे जो अभी हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये भी क्या है, ये नॉन कॉन्टेक्ट कोई आमने सामने थोड़ी था, और मल्टी डोमेन था। मैं और आप आमने सामने नहीं थे, नॉन कॉन्टेक्ट, वी वर नॉट आई टू आई। और इसी तरीके से मल्टी डोमेन वो था सारे का सारा कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें हमारी जो भी पॉजिटिविटी है, अब जैसे सीडीएस ने कहा कि हमने इसमें 2 दिन के अंदर हमने अपने आप को रेक्टिफाई किया, करेक्ट किया, और फिर 300 किलोमीटर अंदर डीप मारा उन्हीं एयरक्राफ्ट से। सच बात कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो पहले कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर्स थी,
वो क्यों हुई भाई? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे आप? आप सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में मत लाइए, लेकिन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपकी जो जो फोर्सेज है वो तो सीखेंगी ना उससे। आप किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करेंगे और 56 इंची दिखाता फिरते रहेंगे, गोली का गोला करते रहेंगे, ये फिल्मी डायलॉग मारते रहेंगे, तो सेना कहां से सीखेगी? सेना तो तजुर्बे से सीखेगी ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर चीज के ऊपर सिक्रेसी का लिफाफा लगाने की जरूरत नहीं होती है। पाकिस्तान के गिरे, हमारा पाकिस्तान से तुलना भी क्या है? अगर पाकिस्तान का आप नाम लेना बंद कर दो, पाकिस्तान खत्म। अगर अपनी फोर्सेस, अपने बॉर्डर को अगर आप इफेक्टिवली सील कर दो, जो मोदी जी जब विपक्ष में थे, मोदी जी क्या कहा करते कि कमी सीमाओं पे नहीं, कमी दिल्ली में है। तो अब तो 11 साल में मोदी जी ने तो कमी पूरी कर दी होगी। अब वो आतंकी आए कैसे? पहलगांव तक पहुंचे कैसे? वहां सुरक्षा बल क्यों नहीं थे? आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? वो आतंकी आज 31 मई है, 39 दिन से कहां है? मोदी जी रोज कह रहे बदला ले लिया, बदला ले लिया। कहां, कौन सा पकड़ लिया बताइए आप? 5 थे, कोई एक भी पकड़ा गया हो तो बताइए। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना आशीष भाई, ये कभी भी पब्लिक डोमेन के अंदर ये ब्रावोडो के लिए नहीं होते। फौज का काम है, फौज कर रही है और फौज करती रहेगी, आगे भी करेगी। आप उसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए भगवान के लिए। ये सब चीजें कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे, कितने नहीं गिरे, वो फौज की इंटरनल स्टडी का मसला है। उसमें कोर्स करेक्शन कैसे हो, उनका मसला है। आप तो ये बताइए कि जैसे चीफ ने कहा, बहुत बढ़िया बात सीडीएस चीफ ने कही कि हमारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हमने पूरे कर लिए थे। तो जब सीडीएस चीफ कह सकते हो तो मोदी क्यों नहीं कह सकते ये बात? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सीडीएस, अंतर समझ लीजिए, और जिस दिन इस दर्शकों को ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन इस देश में भगत खत्म हो जाएगी। क्यों एक नहीं? लाइन मैं बता, मैं खाली बीच में एक लाइन, हाँ बोलिए, नहीं बोलिए, आप पूरा करिए। एक लाइन का अंतर है जी भाई कि सीडीएस चीफ को चुनाव नहीं लड़ना और मोदी को चुनाव लड़ना है। हाँ, जिस दिन आप इस भेद को समझ जाएंगे, उस दिन सारी कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी खत्म। फौज का काम था, फौज को जोड़ना टास्क भी है, मिला। इसमें जोड़ना भी है। सीडीएस को जो है, जनरल चौहान को चुनाव नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ना है। दूसरी एक बात और है, नरेंद्र मोदी को चुनाव, बहुत सारे सवाल कर सकते हैं लोग कि चुनाव तो इसके पहले मनमोहन सिंह को भी लड़ना था, अटल जी को लड़ना था, इंदिरा गांधी को लड़ना था। उन सबको लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे। नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है, सेना की वो वर्दी जो पहन के फोटो खिंचवा रहे कटआउट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक बड़ा फर्क है, जनरल चौहान का जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका था, सेना का लक्ष्य पूरा हो चुका था। लेकिन मोदी जी ने जो भक्तों को लक्ष्य दिया था, वो अधूरा था ना। भक्तों को लक्ष्य, ये लक्ष्य नहीं बताया गया था ना देश को कि खाली 9 ठिकाने नष्ट करने हैं। भक्तों को तो पीओके मिलना था, कराची कब्जा करना था, लाहौर में प्लॉटिंग करनी थी। ये इसलिए नहीं बोल पा रहे, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल जो हम, ये तो फिर वही बात होगी जो हम लोग करते हैं, इससे बड़ा महत्वपूर्ण और सवाल है जो कहा सीडीएस जनरल चौहान ने कि 2 दिन में हमने रेक्टिफाई किया। क्यों गिरा, कैसे गिरा, ये समझना जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन में रेक्टिफाई किया। फिर आपने उसके एनालिसिस में कहा, यही है भी, कि इंटेलिजेंस इनपुट होता है कि कहां पर क्या क्या है, वो जो है एंटीडी जो है मिसाइल है, एयर टू एयर या तो जो भी वो कहां है, उन मिसाइलों पोजिशनिंग क्या है, ये सब इंटेलिजेंस से बड़े एंगल पे आप लेके गए, उसको हम छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए सवाल लेके आए। करगिल के बाद ही जब आपने कहा कमेटी बनी थी, रिपोर्ट आई, करगिल की ही रिपोर्ट से भारत में पहली बार टेक्निकल इंटेलिजेंस की स्थापना हुई थी। ये आप तो डिफेंस कवर किए, तो आपको ये टेक्निकल इंटेलिजेंस वाला तो पूरा मामला पता। टेक्निकल इंटेलिजेंस उसी करगिल के बाद ही टेक्निकल इंटेलिजेंस की स्थापना हुई। उस टेक्निकल इंटेलिजेंस को मजबूत बनाने के लिए, पैना बनाने के लिए, फिर कुछ यूपीए सरकार में उस पर काम हुआ। भाजपा तो हमेशा कहती रही, आरोपी लगाती रही, लेकिन उस टेक्निकल इंटेलिजेंस के चीफ की नियुक्ति के लिए 2 साल मोदी और शाह में झगड़ा चला। आपको पता हो, इसकी पूरी रिपोर्ट हमने इस पे 2 कार्यक्रम किए हैं अब तक। 2 साल, जिसे डोभाल बेसिकली मोदी कैंप में है, पीएम मोदी,
डोभाल और मतलब डोभाल के सलाह पर मोदी जी ने जो अफसर वहां नियुक्त करना चाहा टेक्निकल इंटेलिजेंस के चीफ के रूप में, वो अमित शाह ने रिलीव करने से मना कर दिया, नहीं मिला टेक्निकल इंटेलिजेंस का चीफ। उसके बाद अमित शाह ने अपने एक अफसर को चयन किया, वो पसंदीदा कह लीजिए, योग्य कहिए, वो तो भाई जब आता तब पता चलता। उन्होंने एक अफसर को, पूरी रिपोर्ट है उसपे, एक एक नाम पे आएंगे तो अलग, वो आधे घंटे का विषय। इन्होंने रेकमेंड किया एक नाम, वो नाम पीएमओ में गया और जैसे कहते हैं ना कि फाइल को बंडल कर दिया, फाइल बंडल हो गई। उस फाइल पर नोट भी, कई बार फाइल लौटाई जाती है नोटिंग के साथ, फाइल लौटाई भी नहीं गई, पीएमओ ने उस फाइल को बंडल कर दिया। आप बताइए, करगिल के बाद, हमारा सबसे रिसेंट करगिल ही था ना, करगिल के बाद, और उस आपने कमेटी की चर्चा की, उसकी रिपोर्ट की चर्चा की, उसकी रिपोर्ट पर, कमेटी की रिपोर्ट पर जिस टेक्निकल इंटेलिजेंस का गठन हुआ, उस टेक्निकल इंटेलिजेंस के हेड की नियुक्ति शाह और मोदी, किसका होगा, डोभाल का आदमी होगा, शाह का आदमी होगा, इसके चक्कर में अटका रहा। कौन जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? मैं ये जनरल चौहान के बात से सवाल पैदा कर रहा हूं। ये आप अभी पहलगाम के इंटेलिजेंस फेल्योर की बात कर रहे थे, आप हम सब लोग कर रहे थे ना, ऑपरेशन सिंदूर में इंटेलिजेंस फेल्योर है क्या? नहीं हेमंत भाई, और है तो जिम्मेदार कौन है, जब आप जो है टेक्निकल इंटेलिजेंस के चीफ को नियुक्त नहीं कर पा रहे थे? 2 नहीं, साल आशीष जी, ड्रामा देखिए चल। दो चीजें, आशीष जी ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि इस तरह की छोटी हरकतें, कि आपका आदमी या मेरा आदमी, फौजी आदमी, ये जो विशेषज्ञ होते हैं किसी के नहीं होते, ये अपने डोमेन के विशेषज्ञ होते हैं। जयशंकर साहब के पिता, जयशंकर साहब के जो पिताजी थे सुब्रमण्यम, उनको सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, अगर आपको याद हो, कारगिल के टाइम, हाँ, और उसमें 5 महीने में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो अभी जो है मोदी जी ने ना तो बालाकोट का कुछ एग्जामिनेशन कराया, ना अब इसका कुछ होगा, ना कुछ होना है, ना फौजों को कोई सबक मिलेगा कि भाई हमारी क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, हमें कैसे आगे बढ़ना है। किसी को कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि कोई स्टडी है ही नहीं, कोई कमेटी है ही नहीं। जबकि हर छोटे से बड़े ऑपरेशन के अंदर इस तरह की कमेटी बना करके रिव्यू इन हाउस भी और पार्लियामेंट के लिए भी, उसके 2 सेगमेंट बनते हैं, एक क्लासिफाइड होता है, एक नहीं होता। आपने जो बात कही कि आपका आदमी है, मेरा है, और वो लटकता रहा, ये चीजें भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में नहीं हुआ करती। ये चीजें कहां होनी चाहिए? पाकिस्तान जैसे देश में, कि अच्छा हाँ, मुनीर आपका है तो कोई नहीं, आईएसआई चीफ मैं अपना बना लेता हूं, वो बैलेंसिंग वहां चलती है। हमारे यहाँ पूरे आर्म फोर्सेस का जो पूरा चरित्र है वो नॉन पॉलिटिकल है कंप्लीटली, माफ कीजिए। तो वहां जो भी ऑफिसर्स कर रहे हैं वो ए, बी या सी के हो ही नहीं सकते, वो अपने डोमेन के एक्सपर्ट है, वो अपने काम के एक्सपर्ट है। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है बाहर चर्चा करने की बजाय सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रोफेशनल चीजें हैं, इनको प्रोफेशनली ही हैंडल किया जाना चाहिए टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड एफर्ट्स। एक बात। दूसरा, जो सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आपको ध्यान हो, विद इन 5 मंथ्स आ गई थी, और पार्लियामेंट के अंदर वो डिस्कशन भी हुआ, उसमें से कुछ पार्ट लागू हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां तो बालाकोट की स्टडी भी नहीं है अब तक, अभी ऑपरेशन खत्म हुए, आज 21 दिन हो गए, कहीं आपने ये चर्चा सुनी क्या? आप तो क्या करते घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, गोली का बदला गोला करेंगे। ये किसी भी सभ्य देश, प्रोग्रेसिव देश के हेड ऑफ स्टेट की भाषा हो सकती है क्या? आप क्या करना चाह रहे हैं? देश में भय की राजनीति करना चाह रहे थे। आज शाम को जब आप और मैं, ये शो जब चलेगा हमारा, ऑन एयर होगा, उस समय सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स के अंदर, हरियाणा, पंजाब, जे&के, इनके अंदर आपको पता ब्लैकआउट होगा। आज की तारीख में आप ब्लैकआउट करके क्या देखना चाह रहे हैं? अगर आप वैसे कहें तो भाई तैयारी के लिए हमें समय समय पे कर ही लेना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें, प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। लेकिन अभी क्यों? उसका सीधा सा कारण समझ लीजिए कि भय का माहौल रखना है। जो भक्तों की रक्त पिपासा, भक्तों को जो आपने पीओके का प्रॉमिस कर रखा है, भक्तों को पीओके से नीचे कुछ मंजूरी नहीं है, दिल मांगे मोर है। और 2 दिन पहले राजनाथ जी ने क्या किया, वो मोदी से भी आगे निकल गए, मोदी उससे भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि पीओके तो अपने पास ही चल करके आ जाएगा, अपने आप ही चल के आएगा। सोचिए आप, देश का रक्षा मंत्री है वो व्यक्ति, अपने आप पीओके कैसे आएगा चल के, बताइए। बेसिकली दिस इज पीओजे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और हम हमारे पॉलिटिशियन सारे पीओके करते रहते हैं, भक्तों को भी नहीं पता। पहली बार जब ये डिफेंस की ब्रीफिंग शुरू हुई, आपने ध्यान किया हो, ऑब्जर्व, तो उस समय जो कर्नल कुरैशी और आते थे, उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया, पीओजे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द राइट वर्ड। तो बेसिकली पॉलिटिकल लफाजी एक चीज है और प्रोफेशनल चीजें दूसरी चीज है। जनरल अनिल चौहान ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। देश यही जानना चाह रहा था।
आप ये बताइए ना कि कन्फ्लिक्ट हुआ भारत पाकिस्तान का, और खबरें छप रही है अमेरिका में, खबरें छप रही है चाइना में, खबरें छप रही है यूरोप में, ये हो गया वो हो गया, तो आप पिक्चर क्लियर कर देते ना भाई। लॉस और गेन एक युद्ध के अंदर एक सामान्य प्रक्रिया, इसमें कोई बहुत महान बात हो ही नहीं गई है। तो आप मुंह छुप, अब भी तो स्वीकार करना पड़ा ना। अब सीडीएस ने किया, अब मोदी जी क्या करेंगे, अब रक्षा मंत्री क्या करेंगे, स्वीकार हुआ ना। उन्होंने, जब उसने कहा 1 एयरक्राफ्ट, उन्होंने कहा दे, उन्होंने शब्द बदल दिया, 6 कहा तो उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो समझ जाएगा देश, को ना समझ तो है। एग्जैक्ट नंबर्स भी हैं, कहाँ कहाँ गिरे वो भी पता है, बहुत सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए, उसको टू दैट एक्सटेंट मैं भी नहीं करूंगा शेयर। लेकिन सवाल ये कि जो इसके सबक है, जो हमारा इंटेल की गड़बड़ रही इसके अंदर, जो हमारा टेक्निकल जो भी चीजें रही, वो जब तक फॉर्मेशन कमांडर्स के पास नहीं जाएगी बाकायदा ऑफिशियल होकर के, तो वो अपने करेक्शंस कैसे करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एयरफोर्स तो सदा रहने वाली है, आर्मी तो सदा रहने वाली है। और चूंकि ये नॉन कॉन्टेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, आमने सामने का नहीं था, तो इसमें तो आने वाले युद्ध तो होंगे इस तरीके के, आमने सामने की लड़ाई होनी ही नहीं। कोई साइबर वारफेयर होगा, कोई सैटेलाइट के जरिए होगा, कुछ होगा। तो यहाँ तो हर चीज से आपको सीखना है, सिचुएशन इज इवॉल्विंग, नई नई चीजें आ जाएंगी, अगली बार कुछ और आ जाएगा, तो लेजर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि जो मोदी जी और जो ये अपने रक्षा मंत्री जो ये लफाजी करते घूम रहे हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, हमें अपना फोकस एक वर्ल्ड पावर के रूप में, जिम्मेदार वर्ल्ड पावर के रूप में अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए एक प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पे जाना है। पाकिस्तान से हमारा क्या मुकाबला है? हम चौथी बड़ी सेना, मजबूत सेना, वो 12वें नंबर की, बताइए कोई मुकाबला है क्या? हमें लड़ाई भाई अल्टीमेटली पाकिस्तान चाइना से लड़नी, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, उसमें हम इन फाइट लाइन से कैसे सीखेंगे और उसमें कैसे विजयी होंगे, सारा फोकस इस पे होना चाहिए। आप पीओके जान पूछ के कर रहे हैं। पाकिस्तान के देश का रक्षा मंत्री कल क्या कह रहा है नेवी के फंक्शन में कि अगर नेवी आ जाती तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते। क्या है ये? कोई भाषा है? आप पॉलिटिक्स करते घूम रहे हैं डिफेंस के ऊपर। ये कभी नहीं हुआ था आशीष भाई, दिस इज अ न्यू लॉ। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, ये कोई राजनीति नहीं है, माफ कीजिएगा। ये समझना पड़ेगा इन भक्तों को भी और उसको भी। पीओके आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 टुकड़े हो जाते, फिर किसने रोका था आपको? नेवी को यूज कर लेते। जनरल चौहान ने बता दिया ना कि हमारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए, बात खत्म होगी। यही बात 10 तारीख को बता देते शाम को, क्यों नहीं बताई? और आज क्यों बताई? आज आपने बिल्कुल इंट्रो में ठीक कहा, आज इसलिए बताई कि कल सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ कर दिया, ठीक, आज इसलिए बताना पड़ा, नहीं तो आज भी अवॉइड हो सकता था। तो अब वो, अब उससे आगे की चीज चली गई थी, उसको लंबा नहीं खींच सकते थे। और जो छाती पीटने वाला आंदोलन था रोड शो का, रैलियों का, वो आज भोपाल में भी हो ही गया। अब अगले आने वाले दिनों में फिर निकलेंगे दोबारा से प्रोग्राम करके। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि राजनीति का विषय नहीं है। जैसे आपने देश की डिप्लोमेसी का सत्यानाश कर दिया ऑप्टिक्स और थिएटर्स में, वैसे देश की रक्षा का मत कीजिए। ये गंभीर विषय है, ये सेना के विषय है, सेनाओं पर छोड़िए, सेनाओं पर छोड़िए। आप कहीं से नहीं रुकेंगे बिना सत्यानाश के, तो सत्यानाश के सर्वनाश ही लक्ष्य है। ये आप डायलॉग सुनिए ना। अब इस बार ओपनिंग नेवी करेगी, राजनाथ सिंह की बात की ना, ओपनिंग नेवी करेगी, मतलब क्रिकेट चल रहा है, इनके लिए क्रिकेट है। दूसरा, राजनाथ सिंह जी, अभी तो ये वार्म अप है। मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये कह रहे हैं वार्म अप है। तो इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुए नहीं, अभी तो वार्म अप कर रहे हो। ये सब सस्ते डायलॉग सुबह से शाम तक। मेरी कल एक मोदी जी के मंत्रालय में कार्यरत एक अफसर से बातचीत, तो वो बड़े आश्चर्य से कहा, क्या भैया आप तो दिन भर कार्यक्रम करते हैं, ये इतने डायलॉग सुनते हैं आप, कहाँ कौन लिख रहा है इनके डायलॉग सस्ते वाले? उन्होंने कहा यार टीम तो इनकी बड़ी है, सब आईटी सेल से लेके दिन भर ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट सब बैठे हैं लिखने वाले। तो उसने एक बात कही, वो कंक्रीट थी या उसका अनुमान था? कहा नहीं, आपको पता है ये दिन भर में इतने डायलॉग्स देने हैं, राजनाथ सिंह को अलग देना है, मोदी जी को अलग देना है, अमित शाह को अलग देना है, अब ये चैट जीपीटी और ओपन एआई से डायलॉग ले रहे हैं। हाँ, उसने कहा कि वो डाल देते, वहां पे तो आता है, वो ओपन एआई हो या चैट जीपीटी हो, उस पर डाल दो तो कि कानपुर में बोलना है तो हौंक देना, जैसे कानपुर में कहा दुश्मन कहीं पे होगा हम हौंक देंगे, तो वो अब आदमी नहीं उतना दिमाग लगा रहा है, वो हौंक देंगे तो कानपुर के लिए क्या हो सकता है, कानपुरिया शब्द ऐसा, तो वही दे देता है, वहां पर 10 ऑप्शन दे देता है। तो 10 ऑप्शन में से कि हौंकना है कि
क्या करना है वो अपना मोदी जी बाकी जो आसपास है वो चुन लेते। तो बताइए चैट जीपीटी और एआई के मतलब एक मेरे दिमाग में एक नया आइडिया डाल दिया उस शख्स ने कि वहाँ की ये ओपन एआई और चैट जीपीटी से डायलॉग लिखवा रहे हैं क्योंकि दिन भर इतना फेंकना है डायलॉग कि कम पड़ जाता है भाई। मैन पावर की एक लिमिट है ना ये दिमाग की सोचने की। चैट जीपीटी क्या है वो कुछ भी देता रहेगा उलझुल जरूर। तो ये हालत है देश के डिफेंस। ये चैट जीपीटी ओपन एआई डायलॉग बाजी ये सी ग्रेड के डायलॉग्स इससे नहीं डिफेंस चलता है। डिफेंस ही वो सेक्टर है जिसको लेकर के देश का हर व्यक्ति सर झुका लेता है कि हमारा डिफेंस है, हमारी सेना है। उस सेना को भी आप यहाँ लेकर जिस दिशा में जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। इतना कंफ्यूजन क्यों? आखिर में मैं सवाल दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इतना कंफ्यूजन क्यों? सीज फायर किसने करवाया, क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ? विदेश मंत्री अलग बोल रहा है, ट्रंप अलग बोल रहा है, सीडीएस अलग बोल रहे हैं। सरकार को अगर कुछ भी बोलना था, सच या झूठ, कुछ बोलना था, एक बार पहले बैठ के आपस में तो तय कर लेते कि एक ही लाइन सबको लेनी है। हेमंत भाई, एक ही लाइन सबको लेनी है। वो भी नहीं कर रहे हो। हमारा सीडीएस कह रहा है कि हमारे टारगेट अचीव हो गए थे, इसलिए हमको युद्ध रोकने था। अब कोई मतलब नहीं था आगे संघर्ष का। और जयशंकर कल नहीं उड़े डीजीएमओ घुटने के बना रहा था, घुटना छिला देके हम तो चलो कहे कि चलो करते हैं। क्या है मजाक? ट्रंप रोज 11वीं बार आज बोल दिया। खैर हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे हेमंत जी के साथ। स्पेशल कार्यक्रम कोई होगा तो लेके आएंगे, बड़ी खबर होगी, नहीं तो फिर ये नियत कार्यक्रम जो तय कार्यक्रम हमारा है ये तो लेके आएंगे ही, हॉट टॉपिक विद हेमंत। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। थोड़ा सवाल आप भी अपने भीतर पैदा कीजिए और उन सवालों का जवाब खुद से तलाशिए। हम जो बताते हैं इसको भी आप फैक्ट चेक कर लिया कीजिए। कभी भी आंख बंद करके मत यकीन कीजिए, हम पर भी मत यकीन कीजिए, क्योंकि व्यक्ति पूजक होना ही, आंख बंद करके भरोसा करना ही, यही हमारे लिए सबसे घातक है, किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक। तो आप पहले चेक अपने आप पे भरोसा कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, वो नरेंद्र मोदी हो या और कोई, सबको क्रॉस चेक कीजिए। ज्यादा झूठ बोलने वालों को ज्यादा क्रॉस चेक कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।